नमस्कार बच्चों, इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साइंस के सीरीज में हम लोग पीछे कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, और हम देखेंगे कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो रेलवे हों, एसएससी हों, उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन सिस्टम एमसीक्यू के फॉर्म में ये टॉपिक रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ते हैं पहले और फिर समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है। दैट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। ठीक है, अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये यूटेरस कहा जाए या ओवुलेशन कहा जाए या फीटस या फिर जाइगोट। ठीक है ना, क्या बोला जाए। तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है हम लोग को कि जब स्पर्म एग सेल से मिलता है तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जाइगोट का युग्मनज, और ये ओविडक्ट में रहेगा। ओविडक्ट से फिर आगे बढ़ता है, यूटेरस के पास पहुंचता है ना। लेकिन वो अवस्था पूछ रहा है कि जिसमें वो शारीरिक भागों की पहचान की जा सके। तो अब जाइगोट में तो नहीं करते हैं, जाइगोट एक सिंगल सेल के उसमें फॉर्म है। जब वो आगे कुछ डिवीजन होगा, मल्टी सेलुलर बनेगा, तब ना कोई बात होगी। तो सही आंसर कौन सा होता है हम लोग? सही आंसर होता है फीटस, गर्भ बोलते हैं, जो जाइगोट के बाद की अवस्था रहेगी। जाइगोट तो एकदम इनिशियल वाली है, तो हम जाइगोट आंसर नहीं देते हैं। ठीक है ना, सही आंसर क्या आता है? फीटस आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? गर्भनाल का नाम सुना होगा आपने। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे जो भ्रूण है उसको पोषण प्राप्त होता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं मदर से। भाई यूटेरस में जब वो गर्भनाल से जुड़ा होता है तो वहाँ वो पूछ रहा है कि आर्टरीज कितनी होती हैं, और वेन्स तो खैर नहीं पूछ रहा वो यहाँ पर। तो आर्टरीज कितनी होती हैं आपकी? 2। देयर आर 2 आर्टरीज। लेकिन जब वेन्स की बात होती है तो वेन्स कितनी होती हैं? 1, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो गर्भनाल है जिससे पोषण मिल रहा है भ्रूण को, तो उसमें आर्टरीज कितनी होती हैं? 2 आर्टरी होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो क्या रोकती हैं। मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो मेनली किस लिए यूज होती हैं और क्या रोकती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दे रहा है वो फर्टिलाइजेशन। क्या ही वो निषेचन को रोकती हैं, या तो वो इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, या एंट्री ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के प्रवेश को रोकती हैं, या ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। तो इसमें से क्या ऐसा पॉइंट है जिसको वो प्रिवेंट करती हैं? ठीक है, यस। तो आपका ऑप्शन आ ही गया होगा सभी का, है ना। क्या आंसर दें? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब वही जब वो यूटेरस की लाइन से जुड़ता है वहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ओवुलेशन। अगर आप अपने टॉपिक को रिकॉल करें तो आपको समझ में आएगा कि गर्भ निरोधक गोलियों का मेन काम होता है ओवुलेशन। बाकी तो सेकेंडरी काम ही है ओवुलेशन, क्योंकि एग अगर रिलीज नहीं होगा, एग ही नहीं आएगा, तो स्पर्म वहाँ पहुँच के भी क्या करेगा, क्योंकि फिर वो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, है ना। तो ओवुलेशन ही मेन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द। अब ये वही बात हो रही है कि जब एग और स्पर्म से मिलकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है और वो जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तो जाइगोट असल में कहाँ पर जाके इम्प्लांट होता है, कहाँ पे वो पहुँचता है, जहाँ पे फिर वो ग्रोथ करेगा, जहाँ मदर से उसको पोषण न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्राप्त होंगे। तो क्या वो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, ठीक है, वजाइना, सर्विक्स, या यूटेरस, क्या बोला जाएगा? ठीक है, ओविडक्ट में तो देखो सिंपल सा, एक वहाँ पहुँचता है, स्पर्म पहुँचता है, और वहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ के यूटेरस तक पहुँच जाता है और यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ जाता है, और वही प्रोसेस इम्प्लांटेशन यूज होता है। तो वो पूछ रहा है कहाँ पर पहुँचेगा। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा? यूटेरस निकल के आएगा, गर्भाशय। तो अगर पूछे कि फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर जाकर के इम्प्लांट होता है, तो आंसर हमारा गर्भाशय होता है। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? थ्रू व्हाट इज द एग ब्रॉट फ्रॉम द ओवरी टू द वोम।
एग जो है वो ओवरी से तो रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से वो रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर वो आगे जब बढ़ता है तो कहाँ से, तो देखो ओवरी तो रिलीज कर दे रही है एग, ठीक है, लेकिन वो एग पहुँचता कहाँ पर है, तो ओवरी से निकल करके वो एग पहुँचता है ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुँचता है, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है और वहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या वो कह रहा है कि सर्विक्स, नहीं, ये तो वो पोर्शन होगा जहाँ पे मतलब बेबी का जब जन्म होता है उस दौरान, ठीक है। वॉश डिफरेंस ये मेल के पार्ट से डिफाइन होता है, ओविडक्ट, डिम्बवाहिनी और यूटेरस। तो थ्रू व्हाट इज द एग ब्रॉट फ्रॉम द ओवरी टू द वोम, कहाँ से लाया जाता है, किसके थ्रू लाया जाता है, तो आपको बता दिया कि वो असल में कहाँ पर है, ओविडक्ट, डिम्बवाहिनी, यानी कि यहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब में है। तो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, ओविडक्ट से लाया जाता है, और फिर वो कहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और वो मदर से कैसे कनेक्ट होता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उससे कनेक्ट हो जाता है गर्भनाल से, और उससे पोषण लेता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ग्राफियन पुटका फॉलिकल्स की गुहिका को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या, ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी से, क्योंकि ओवरी से फिर वो फॉलिकल बनते हैं, वही फिर एग रिलीज करते हैं। क्या उसे एंट्रम कहते हैं, कोटर कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, लिक्विड फॉलिकल्स कहते हैं, या डिस्कस प्रोलिगिरस कहते हैं। हम क्या नाम देते हैं उस चीज़ को जो वो जनरेट होता है उसके बाद। तो आई होप कि आंसर आया होगा आप लोग का, अटैम्प्ट जरूर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, एंट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हाट इज द कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन है 7। जीव विज्ञान में एक शब्द यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईवीएफ, है ना, आईवीएफ। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल वेनम फीडिंग, या इंटरनल विट्रस फ्रेगमेंटेशन। सही आंसर क्या है बच्चों, इन विट्रो। ये तो लगभग आप सभी को मालूम ही होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है आईवीएफ की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया, देखिए वही बात पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, वो कह रहा है कि माता के शरीर के अंदर का बच्चे का विकास, क्या इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना यानी जाइगोट का अटैच होना, कहाँ पर, यूटेरस पे। तीसरा कह रहा है कि माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, न्यूट्रिशन जो होता है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण का विकास और इसका पोषण, यानी कि हम इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब ओवरी से एग रिलीज हो गया होता है, फिर वो पहुंचता है फॉलिकल ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में, और वहाँ पर वो ओविडक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ से वो जाइगोट बन करके आगे बढ़ रहा है, और वो पहुँच कहाँ रहा है, ओवरी में पहुँच रहा है। ओवरी में वो जो लाइनिंग बनती है, वहाँ पर वो जो जाइगोट है वो गर्भ के रूप में आपका इम्प्लांट होगा। तो ओवरी में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट का मतलब वहाँ पे अब रुकेगा, वो जुड़ेगा, वो यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ेगा, और वो जो गर्भनाल है उससे वो मदर से कनेक्ट कर देगा, तो जितनी भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं वो उसको मिलने लगेगा। तो असल में इम्प्लांटेशन का मीनिंग है कि यूटेरस से जुड़ना, अगर हम इसको ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो यूटेरस से जुड़ना। तो सही ऑप्शन क्या निकल के आएगा, ये जो बी ऑप्शन है ना आपका, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, यही करेक्ट आंसर आएगा कि इम्प्लांटेशन के प्रोसेस इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, या सर्विक्स, क्या बोला जाए। अब आप देखिए ध्यान समझिए कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम हेल्प्स द फीटस ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो आपको बताया ना कि वो जो गर्भ है, ये जो जुड़ा हुआ है माँ के यूटेरस से, लाइनिंग से, तो किससे जुड़ा हुआ है, गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, वही तो प्रोवाइड करेगी ना सब चीज़ें, है ना। तो सही आंसर क्या है आपका, अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे जुड़ता है बच्चा, और वो फिर वो वहाँ से न्यूट्रिशन, रक्त वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से प्राप्त करेगा।
फैलोपियन ट्यूब फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे एग और स्पर्म मिल रहे हैं, गर्भाशय में ये आकर के जुड़ता है लाइनिंग से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? व्हेन डज प्यूबर्टी बिगिन इन वुमेन, है ना। जो यौवन की शुरुआत मानी जाती है वो कब मानी जाती है? क्या वो रजोनिवृत्ति है, मेनोपॉज? नहीं, ये तो वो अवस्था है जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद होने लगती हैं या बंद हो जाती हैं, तो वो रजोनिवृत्ति होती है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, या माहवारी, मेंस्ट्रुएशन, या रजोदर्शन, मिनार्क, क्या बोलेंगे? मतलब कब से उनके यौवन की शुरुआत मानी जाती है? देखिए, मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं एवरी मंथ, तो वो तो है ही है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म या माहवारी जो चलती है। लेकिन जो सबसे पहला आता है ना, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है या फर्स्ट जो होता है, उसे रजोदर्शन कहा जाता है, उसे मिनार्क कहा जाता है, जो फर्स्ट वाला होता है। तो जब ये मिनार्क होगा ना, तभी से हम कहेंगे कि यौवन की शुरुआत हो गई है, जो फर्स्ट वाला मेंस्ट्रुएशन होता है। हम इसको दे सकते हैं ध्यान से, लेकिन ये तो एवरी मंथ फिर शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा वहाँ से होगा, फर्स्ट वाले से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? बात वही हुई, क्योंकि जो भ्रूण है वो माँ से अब कनेक्ट हो गया है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के थ्रू, यूटेरस से, और जो भी ब्लड की सप्लाई है, जो भी न्यूट्रिशन है, अब वहाँ से शुरू हो जाएगा वो। तो कौन सा ऐसा पोषण, कौन सा ऐसा पार्ट है मदर का जो मतलब अपने आप को तैयार करता रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से वो भ्रूण जुड़ा होगा वही पार्ट उसकी देखरेख करेगा, यानी कि यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, ठीक है। तो ओवरी कैंडाशय नहीं, ये तो एग रिलीज करने का काम करते हैं। यूटेरस, गर्भाशय, स्क्रॉटम ये मेल का पार्ट है, जेंडर लिंग नहीं। तो ये जब आप बी ऑप्शन देखेंगे ना, तो ये एकदम सही निकल के आएगा, क्योंकि जो हमारा भ्रूण है वो यूटेरस से ही कनेक्ट होता है। और किसके थ्रू कनेक्ट होता है बच्चों? गर्भनाल के थ्रू कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? ये मेल का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो अंडर व्हाट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट? प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? क्या वो यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है वहाँ पर, या फिर किडनी, या स्क्रॉटम, या जेंडर, वृषणकोश, ये टेस्टस जो होते हैं वो एक थैली में रहते हैं, तो उनको कहा जाता है। तो सही क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना प्रेजेंट, इसके नीचे आपकी होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही पथ है जिसे कहते हैं? इन ह्यूमन मेल देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन विच इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि मेल जो होते हैं ह्यूमन में, उनमें जो यूरिन है और जो स्पर्म है, उन दोनों के पास होने के लिए एक ही पाथ होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, फीमेल में तो अलग अलग होता है यूरिन के लिए और डिफरेंट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, एक ही पाथ होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? एक ओविडक्ट बोलेंगे, यानी फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है, यूरेटर बोलेंगे, या यूरेथ्रा बोलेंगे, या वास्ट डिफरेंस बोलेंगे। तो देखो, जब किडनी की बात होती है ना, किडनी आप देखते हैं तो किडनी से नली दो निकलती हैं, फिर यहाँ पर, और फिर एक पार्ट यहाँ से निकलता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये तो यूरेटर होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ओके, यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो पार्ट होता है फिर ये यूरेथ्रा होता है, आगे वाला पार्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ये एक प्रवाह के लिए एक ही पथ होता है जिसे कहते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स थे, जो भी वनडे एग्ज़ाम किए गए हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए गए थे, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यानी हमें एटलीस्ट उन टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमारा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो, परिवार नियोजन की बात होती है तो इसमें कहता है कि नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है, यूज फॉर फैमिली प्लानिंग इन मेल्स, लेकिन साथ में उसने लगा दिया है कि मेल्स में, है ना, मेल्स में भी पूछा है और फीमेल के लिए भी थे। तो फीमेल का अलग होता है, देखो, वैसेक्टोमी ये मेल का होता है, ठीक है, वैसेक्टोमी मेल में होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये फीमेल का होता है, ठीक है ना। तो यूज फॉर फैमिली प्लानिंग इन मेल्स, ये वाला जो प्रक्रिया यूज किया जाता है बच्चों, वैसेक्टोमी जो यूज की जाती है ये मेल के लिए की जाती है। एक वेस्ट डिफरेंस जो नली है उसको कट कर दिया जाता है
और ट्यूबेक्टोमी में आपका फेलोपियन ट्यूब वगैरह जो होती हैं उनको कट कर दिया जाता है। तो ये फीमेल का, यहाँ पे नर का पूछा गया है तो वैसेक्टोमी देंगे आंसर। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि शुक्र जनन में अंतिम रूप से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? मतलब एक जो होता है सिंगल, उससे कितने बनते हैं आगे बढ़ करके। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जब एक होते हैं तो उनसे पहले 2 बनते हैं और फिर आगे चल करके तुरंत हर एक से 2 बन जाते हैं। तो फाइनली जो एक है उससे 4 बनते हैं। ठीक है ना, कितने निर्माण होता है? 4 होता है। ठीक है ना, पहले मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर माइटोसिस हो जाता है। ये ऐसे होता है। ठीक है ना, समसूत्री हो जाता है। जैसे यहाँ कहे ना तो यहाँ पे अर्धसूत्री होता है, पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर जस्ट उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे क्या हो जाता है? समसूत्री हो जाता है, समसूत्री विभाजन। ओके, तो इस तरह से एक से बनते हैं टोटल 4। कितने बनते हैं बच्चों? 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था कि स्त्रियों में, जरा क्वेश्चन पढ़ें सभी। स्त्रियों में ओवुलेशन के बाद ग्राफियन ट्यूबुल्स के फट जाने पर निम्न में से कौन सी संरचना बनती है? जब अंडोत्सर्ग होता है स्त्रियों में, ओवुलेशन यानी ओवरी से जब वो रिलीज होता है, तो उसी समय जो ग्राफियन ट्यूबुल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो एक नई संरचना देखने को मिलती है। उसका नाम पूछा गया है, क्या बोलते हैं? क्या उसे कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं, या कार्पस मैमिली बोलते हैं, या कॉर्पस एल्विकेंस बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, पहले आप लोग अटेम्प्ट करें फिर बताएं कि क्या बोला जाता होगा आफ्टर ओवुलेशन। ओके, तो आंसर दिया जाए। चलिए, आंसर है ए, कार्पस लुटियम के नाम से उसको जाना जाता है ओवुलेशन के बाद, जो हमारा ग्राफियन ट्यूबुल्स है उसके फट जाने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि किसे कहते हैं? विच ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स? मेल्स में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, यस ये तो पाई जाती है। पेरिनियल ग्लैंड, हाँ ये भी होती है। और कूपर्स ग्लैंड जो होती है वो भी होती है। तो ये सभी मेल के पार्ट हैं, तो सही आंसर आपका निकल के आता है ऑल। तो जब ये कहा जाए तो आप ध्यान रखेंगे सभी मेल के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रजु चक्र का रेगुलेशन करने वाली ग्रंथि कौन? मतलब जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है एवरी मंथ जो होता है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है ना? रेगुलेट करने का काम, नियंत्रित करने का काम किस ग्लैंड का है मेनली? असल में ये काम है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है। ठीक है ना, कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी एक ऐसी ग्लैंड है जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि वहाँ से कुछ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे FSH निकलता है, LH निकलता है ना, इनका अहम रोल होता है इसमें। तो आप ध्यान रखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी चलती है फीमेल्स में, तो उसमें कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारे टोटल 18 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कई सालों में रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन किए गए थे अलग अलग एग्जामों में, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे के ग्रुप डी हो, CHSL, SSC का जो हो, MTS हो, सब। तो हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर किया जो अलग अलग एग्जामों में आए थे, ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस किए गए थे और कैसे हमें इसे आगे पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।